एक बार ब्रीफ बात कर लेते हैं, पिछले क्लास तक हम लोग कहाँ तक आपका पहुंच गए थे। तो अभी तक हम देखें आपका स्टोन एज के रिलेटेड बात किया था। स्टोन एज में आपका कौन कौन सी 3 एजेस थी, 3 पार्ट में पढ़ा था उसको। मतलब शांत नहीं रहना है, बोलना है, ठीक है। यहाँ नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। पिलियोलिथिक जैसा कुछ याद है? मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, ठीक है। पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक। स्टोन एज में आपका 3 पार्ट्स है, पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक और आपका न्यूलिथिक। तो ये लगभग कितना टाइम पीरियड कवर कर रहा है? ये 2,50,000 बीसी से लेकर अराउंड समथिंग अराउंड 9,000 बीसी। ये कौन सा एज है? पिलियोलिथिक। 9,000 से 4,000 मीजोलिथिक, 4,000 से 1,000 न्यूलिथिक, ठीक है। तो ये पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक का बात किया था, प्लस एक आपका चाल्कोलिथिक फेज में देखा था, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक फेज में पॉटरी किस कलर की मिल रही है? रेड, ओके। चलिए, तो स्टोन एज के बाद फिर हम लोग आपका आ गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का वैसे तो 3300 से 1300 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन जो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ग्रीनरीज मिल रही हैं, यहाँ पर आपका क्या कहते हैं बाथिंग टब मिल रहा है, यहाँ पर आपका सिटाडेल मिल रहा है, तो ये सारी चीजें मैच्योर फेज की हैं, 2600 से लेकर 1900 बीसी के बीच, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें किस में मिल रही हैं? 2600 से लेकर 1900 बीसी के बीच। क्लियर है? ऑल राइट। तो इसमें 3 एक्सकेवेटर्स आपके। अच्छा, एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट सुतकेंगदोर, नदन मोस्ट मांडा, सदर्न मोस्ट दायमाबाद। तो ये डायरेक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, नदन मोस्ट कौन सा है, एंड आपका सदर्न मोस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फैन चलेगा तो अगर पीछे से देख लीजिए चल जाए तो। एसी तो नहीं चल पाएगा। तो इस साल बड़ा कंसर्न हो रहा है अरुणाचल में इलेक्ट्रिसिटी का, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी कुछ दिन पहले मोर देन 24 आवर्स ब्लैकआउट था इंस्टीट्यूशन में, तो पूरा इंस्टीट्यूशन ही बंद करना पड़ा था एक दिन के लिए। तो इस बार काफी प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए, तो जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर डी बैनर्जी, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट नाम हैं किसके रिगार्डिंग? जो भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, ये हमने कुछ साइट्स की बात की थी, और ये क्या है सर? कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, यानी जब हमारा यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन कह रहे हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है पहले एक सरस्वती नदी भी हुआ करती थी। वेद में इसके बारे में जानकारी है, वेद हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी उसका एग्जिस्टेंस हमें नहीं दिखाई देता है। तो इधर थी, और इधर एक मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी। यूफ्रेट्स रिवर है यहाँ पर यूरोप में, तो वहां पर एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, आज का जो ईरान वाला रीजन है वहां पर ये आपको देखने को मिलती है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी हमारा ट्रेड होता था, वहां से भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था। अब ये बात हमें कैसे पता लगी होगी कि मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड हो रहा था? कोई आके बता गया था? मेसोपोटामिया के उस टाइम के कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे देखने को मिल जाते हैं। तो वहां से एक हमें आइडिया लगा, अच्छा ये लोग मेसोपोटामिया से भी ट्रेड कर रहे थे।
प्लस हमें एक डॉकयार्ड मिल गया। गुजरात में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है लोथल, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लोथल में एक डॉकयार्ड है, यानी वहां से शिप्स वगैरह जाया करते थे, इनके साथ ट्रेड किया करते थे। लग रहा है सुनने में कि कहीं ये 2000 बीसी की बात हो रही है, इतना एडवांस लेवल पे चीजें यहाँ पर चल रही थी। उसी टाइम पे इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन थी, चाइना में भी सिविलाइजेशन थी, बट इन दो की हम कम बात करते हैं, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेनली जो आपका ट्रेड हो रहा है वो किससे हो रहा है, आपका मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका आपका कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन है। क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए भले ही हम उसको कह रहे हैं अर्बन है, अर्बनाइज सिस्टम है, लेकिन अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन रोल किसका है, एग्रीकल्चर का है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्लेज द मेन रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, अभी सर्विस सेक्टर वहां नहीं बना है। ठीक है, तो agriculture was the main economic activity. Indus people were the first to produce cotton, which the Greeks termed as sindon. ठीक है, कॉटन प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पर। और कुछ भी पढ़ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आयरन नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दे सकता है, आयरन नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, ये आपका एनिमल्स, ऑक्सन, शिप, बफेलोज, गॉड्स, पिग्स, ये सब आपका एनिमल्स भी देखने को मिल रहे हैं। हॉर्स के रिलेटेड डिबेटेबल है, हॉर्स डिबेटेबल है, कुछ मानते हैं हॉर्स था, कुछ मानते हैं हॉर्स नहीं था। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया ध्यान रखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज दैट आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल। दूसरा सर, इतना एडवांस सिविलाइजेशन है बट स्टिल अभी भी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बार्टर सिस्टम देखने को मिल रहा है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, हाँ बार्टर सिस्टम वही, हाँ एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, यहाँ पर जैसे हम लोग अगर कोई खरीदना होता है तो हम कैसे खरीदते हैं, हम पैसा देते हैं, उसके बदले में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। भूख लगी, डोमिनोज गए, तो डोमिनोज वाले को हमने क्या दिया, पैसा दिया, बदले में पिज्जा दिया। उससे ये तो नहीं कहेंगे सब्जी हम घर से लेके आते हैं तुम बस बना देना। तो बार्टर सिस्टम में क्या होगा, कॉमोडिटीज का एक्सचेंज होगा, मनी नहीं जानते थे ये लोग। एक यूनिकॉर्न नाम का एनिमल था, उसकी वर्शिप बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। यूनिकॉर्न वाज अ मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल। ठीक है, अब इनमें से की पॉइंट्स पकड़ो, मैंने आपको क्या क्या बताया। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा वर्शिप किसकी हो रही है, यूनिकॉर्न की। आयरन है, नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहां से पकड़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्या है सर, इस तरह की सील मिला करी मिली है वहां पर। ठीक है, और क्या है सर इसमें, हाँ यही जो मैं सील की बात कर रहा था, द सील ऑफ पशुपति। ये सील ऑफ पशुपति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इसमें अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं, एलिफेंट है, टाइगर है, राइनसोरस है, बफेलो है। ठीक है, अब ये हो सकता है पशुपति की यहाँ पर पूजा वगैरह होती हो, और प्लस यहाँ पर एक स्क्रिप्ट भी देखने को मिल रही है। ये अगर आप देखोगे ना तो कुछ लिखा हुआ है, ये आप देखो तो इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है ये हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, लिख के क्या गए हैं ये हमसे पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो स्क्रिप्ट है, जैसे स्टोन एज में स्क्रिप्ट ही नहीं है। ठीक है, वो प्री हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट है, लेकिन हम उसको डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि वो लिख के क्या गए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। जब ये स्क्रिप्ट डेसिफर हो जाएगी तो हमें और ज्यादा जानकारी उनके बारे में मिल जाएगी। अब ये सील का क्या यूज होता था, हमें अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है। जैसे एक मूवी भी आई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बेस्ड, मोहनजोदारो, उसमें ऋतिक रोशन था, जबरदस्ती की मूवी थी, कुछ भी बना देते हैं ना बॉलीवुड वाले।
तो वही साउथ का ही थोड़ा सा उनका अपग्रेडेड वर्जन था और कुछ नहीं था मूवी के नाम पे। तो उसमें उन्होंने अपने हिसाब से सारे कन्वेंशन फिक्स कर लिए थे, नहीं ऐसा ही हुआ था। तो उसमें तो ये दिखाया गया है कि आपकी जो सील है पशुपति की, वो एक टोकन था रॉयल फैमिलीज में एंटर करने का, क्योंकि वो जब ऋतिक रोशन के लिए में जाएगा तो वो सील लेके जाएगा, उसके पापा देके जाएंगे कि बुरे वक्त पे काम आएगी तुम्हारे ये सील। बट ये एग्जैक्ट इसका क्या यूज था वी डोंट नो। स्क्रिप्ट का नाम क्या है? बॉस्ट्रोफेडोन। जो स्क्रिप्ट मिल रही है राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड लाइन, ये भी मतलब अलग चीज है। जैसे स्क्रिप्ट या तो आप देखोगे राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं या लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहली लाइन राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, सेकंड लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी गई है, तो जिगजैग तरीके से वो आपका लिख रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें सर हम, तो इकोनॉमी तो हम जैसे बात कर ही चुके हैं, आपका बार्टर सिस्टम था, ठीक है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। यहाँ पर आपको वही न्यूमरस सील्स देखने को मिल रही हैं, जैसे पशुपति सील की हमने बात करी, इस तरह से मल्टीपल सील्स देखने को मिल रही हैं, एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है, प्लस रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्समेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कोई भी चीज है आपका एक स्टैंडर्ड है उसका, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज का वेटेज नहीं है। अगर किसी को, जैसे आज हम लोग कुछ भी मेजर करते हैं तो केजी यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, इसी तरह से मेजरमेंट के स्टैंडर्ड सिस्टम्स इनके अपने खुद के डेवलप थे। बार्टर सिस्टम यूज होता था, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। The Harappans carried on long distance trade in lapis lazuli, which may have contributed to the social prestige of the ruling class. ये लापिस लजूली क्या है? एक टाइप का ऑर्नामेंट था जो यहाँ पर ट्रेड आपका होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक टाइप ऑफ ऑर्नामेंट था जो यहाँ पर आपका ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लापिस लजूली भी हड़प्पन्स के टाइम पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इकोनॉमी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। पहली चीज एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर, दूसरा यहाँ पर बार्टर सिस्टम देखने को मिल रहा है। अगर इनका क्राफ्ट की बात करें तो आपको ब्रॉन्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। क्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज का यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन तो है नहीं, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट में आपका टेराकोटा भी था, टेराकोटा भी था, सिल्वर भी था, गोल्ड भी था। पूरी पूरी फैक्ट्रीज थी जहां पे आपका ऑर्नामेंट्स बनते थे। एक साइड है जहां सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स भी थे इनके अपने खुद के, तो काफी हद तक ये लोग आपका डेवलप थे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ब्रॉन्ज या फिर कॉपर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर रिलीजन की बात करें सर, तो रिलीजन में क्या हो रहा है सर? Terracotta figures of women have been found. In one figurine, a plant is shown green growing out of the embryo of a woman. ठीक है, मतलब यहाँ पर विमेन की भी, विमेन एज ए गॉडेस की भी वर्शिप होते हुए देखने को मिल रही है, विमेन एज ए गॉडेस भी वर्शिप हो रही है, ठीक है। The male deity is represented on a seal with 3 horned heads presented in the sitting posture of a yogi. वही ये वाली जो सील है अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से माना जाता है, ये जरूर इनकी वर्शिप हुआ करती होगी। प्लस एक पोस्टर हमें ये देखने को मिल रहा है, इनके बारे में क्लैरिटी नहीं है, ये भी डिबेटेबल है। कुछ का मानना है कि ये जरूर उस टाइम के प्रीस्ट हुआ करते होंगे, कुछ का मानना है हो सकता है उस टाइम के राजा हुआ करते होंगे, तो इनको लेके भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेनली वर्शिप किसकी हो रही है? पेड़ों की वर्शिप हो रही है, एनिमल्स की वर्शिप हो रही है, ठीक है। और एम्यूलेट्स भी बहुत ज्यादा पाए गए हैं। एम्यूलेट्स क्या होते हैं? ताबीज जानते हैं आप लोग? हाँ, तो वही एम्यूलेट्स हैं, ठीक है, एम्यूलेट्स भी यहाँ पर पाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेम्पल का कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है।
टेम्पल बहुत बाद में आएंगे। ये जो शुरुआती टाइम है, इसमें अगर ओवरऑल जनरल हम बात करें वर्शिप किसकी हो रही है, देखिए पहले लोग गॉड वगैरह नहीं जानते थे, ठीक है। तो पहले उनको ऐसी चीजें जो दिखती थी, जो उनकी समझ से बाहर थी, वो उसी की वर्शिप किया करते थे। जैसे रेन, बारिश, तो बारिश की वर्शिप क्या करते थे, क्योंकि उनको नहीं क्लैरिटी थी बारिश क्यों हो रही है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म की पूजा हो रही है, विंड की पूजा हो रही है। तो ऐसे नेचुरल फिनोमिना जो उनकी समझ से परे थे, तो उसके लिए वो उसकी क्या करते थे, वर्शिप किया करते थे। तो जनरल नेचर वर्शिप आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर भी किसकी हो रही है, ट्रीज की हो रही है, और आपका एनिमल्स की मेनली यहाँ पर वर्शिप होते हुए दिख रही है, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। तो ये सब क्या है, अलग अलग आपके एस्पेक्ट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहे हैं। ये इस तरह से आपके टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। जैसे इधर आप देखेंगे तो ये अपर हिस्सा है, ये आपका सिटाडेल है। जैसे माना जाता है यहाँ पर आपके राजा महाराजा रहा करते होंगे। और ये जो हिस्सा है, ये देख के क्या लगता है यहाँ कौन रहता होगा, आम जनता, ठीक है। तो ये आपका लोअर पोर्शन था। तो एक पार्ट अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, तो ये आपका अपर पार्ट क्या हो गया, सिटाडेल। लोअर पार्ट जहां पर आपके लोग वगैरह रहा करते थे। तो ये मोहनजोदारो एक जो साइट है उसका मैप है। तो इस तरह से वहां पर आपका बाइफर्केशन था, ठीक है। तो टाउन्स मेनली दो पार्ट में डिवाइड थे, सिटाडेल एंड लोअर डाउन। जो अपर पार्ट था उसी को हम क्या कह रहे हैं, सिटाडेल। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्पेशली मोहनजोदारो में, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम। अब एक चीज अगर आप इसमें नोटिस करो, इन्होंने जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं, आप देखो कितनी खूबसूरती से ये प्रॉपर, ये देखो बाउंड्री है, प्लस यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री के फॉर्म में प्रॉपर डिवीजन करके रखा हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पर डिवीजन थे, प्रॉपर फॉर्म में ड्रेनेज सिस्टम थे, ठीक है। ये प्रॉपर जब 90 डिग्री पे कटा हुआ है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉपर ग्रिड सिस्टम के फॉर्मेट में चीजें आपका बटी हुई थी। तो टाउन प्लानिंग में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखेंगे, कि एक अपर पार्ट था, एक आपका लोअर पार्ट था। अपर पार्ट में आपका सिटाडेल था, लोअर पार्ट में आपका आम जनता रहती थी, ठीक है। अब देखिए ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ना कि ऐसा होता था, क्लैरिटी किसी को नहीं ऐसा होता था कि नहीं होता था। हिस्ट्री में हम जो भी पढ़ते हैं वो अपने करंट इवेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं, कि आज किस चीज का हम क्या यूज करते हैं, तो उस चीज का यूज उस टाइम के लोग भी करा करते होंगे सेम पर्पस के लिए। जैसे अगर आज के टाइम में मैं आपसे बोलूं ये किसी एक शहर का मैप है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे माइंड में क्या जाएगा, कि यहाँ पे उस शहर का राजा रहता होगा, जनता रहती होगी, क्योंकि आज हमारा डिवीजन ऐसा ही है। तो उससे रिलेट करके ही हम पुराना वाला पार्ट पढ़ते हैं, हम कुछ नया नहीं पढ़ते। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसा आज के टाइम में हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है, उसी टाइम का सिस्टम पहले होता हो, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हमें पुराने जमाने में पेन मिल जाए, तो हम क्या समझेंगे कि पेन से लोग क्या करते होंगे, लिखते होंगे। क्या पता वो कान को जाने काम आता उनके, नो वन नोज उनका क्या पर्पस था, ठीक है। तो हम लोग जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो करंट इवेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं, कि आज सेम चीज का हम क्या पर्पस बनाए हुए हैं, सेम पर्पस उस टाइम के लोग भी किया करते होंगे। अब ये जितना कुछ मैंने आपको बताया है, ये उसका समराइजेशन है, ठीक है। ये उसका समराइजेशन है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितना कुछ पड़ा है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, आपको कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट का या तो एक्सकेवेटर पूछ लेगा कि किसने डिस्कवर की, इस तरह का सवाल पूछ लेगा, या दूसरा उस साइट का कोई इंपॉर्टेंट फीचर होगा उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये दो तरह के सवाल आपके इंपॉर्टेंटली बनते हैं। जैसे हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा में देखिए क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहली तो बात यही स्पेशल है कि ये पहली साइट है जो डिस्कवर की गई है। हड़प्पा की स्पेशलिटी क्या है कि ये पहली साइट है आपका जो डिस्कवर की गई है। दूसरा रावी नदी के किनारे है। तीसरा दयाराम साहनी ने इसको एक्सकेवेट किया है। ठीक है, दयाराम साहनी का नाम याद रखिएगा, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया 1921 में। यहां पर क्या मिल रहा है, नटराज की मूर्ति मिल रही है, स्टोन डांसिंग नटराज की मूर्ति यहां पर देखने को मिल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। ठीक है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फेमस तो यही दो हैं सर, आपका हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो। नेक्स्ट इज मोहेंजोदारो। अब देखिए इनके ये जो नाम है ना हड़प्पा मोहेंजोदारो, ये ऐसा नहीं था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी यही नाम रहे होंगे। ये नाम हमने दिए हैं। ठीक है, ये नाम हमारे दिए हुए हैं। जैसे हम मुगल्स बोलते हैं, तो मुगल अपने आप को मुगल नहीं बोलते थे, ये हिस्टोरियंस ने उनको नाम दिया है। अब मूवी में क्या दिखाया है, उनकी जो साइट है उसका नाम है मोहेंजोदारो, जबकि मोहेंजोदारो उस टाइम नाम नहीं रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा, क्योंकि मोहेंजोदारो हिस्टोरियन ने नाम दिया है। क्यों दिया है, इट हैज ए माउंड ऑफ डेड, बहुत सारी डेड बॉडीज यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो बहुत सारी डेड बॉडीज देखने को मिली हैं, इसीलिए हमने नाम क्या दे दिया, मोहेंजोदारो। तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम तो किसी ने ये नाम इस वजह से तो नहीं दिया होगा ना। तो ये होता है बॉलीवुड में। ये इंडस नदी के किनारे है, इसका एक्सकेवेशन आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द ग्रेट बाथ। मोहिंजोदारो में हमें द ग्रेट बाथ देखने को मिल रहा है। अब ये ग्रेट बाथ है क्या सर, एक मिनट, इसमें शायद इमेज थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। था क्या, वो भी डिबेटेबल ही है। हाँ ये आपका द ग्रेट बाथ। अब ये सर इसके साथ दिक्कत क्या है, द ग्रेट बाथ के साथ, ये अगर आप देखेंगे तो ये सीढ़ियां नीचे जाती हैं, है ना। देखने में ऐसा मालूम होता है कि ये बाथिंग टब था, स्विमिंग पूल टाइप का था, उस टाइम के लोग यहाँ नहाया वगैरह करते होंगे। बट कुछ का कहना है कि नहीं, हो सकता है यहाँ पर स्टोरेज वगैरह किया जाता हो सामान का। तो ये भी डिबेटेबल है, द ग्रेट बात कह तो रहे हैं लेकिन ये भी क्या है, डिबेटेबल है, क्लियरिटी नहीं है। हालांकि इसमें जो इसका सरफेस है ना नीचे का, इसमें कवरिंग की गई है पानी को रोकने वाली, क्योंकि अगर मिट्टी होगी पानी डालेंगे सब एब्जॉर्ब कर लेगा। स्विमिंग पूल्स में क्या होता है, कवरिंग कर देते हैं ताकि पानी नीचे एब्जॉर्ब ना हो, तो वो एक कवरिंग यहाँ पर की गई है। तो ये इस बात के चांसेस ज्यादा बढ़ा देती है कि ये उस टाइम का द बाथिंग ग्रेट बाथ होता होगा, मतलब कम्युनिटी के लोग कभी मन होता होगा तो यहाँ पर नहाया करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द ग्रेट बाथ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
प्लस यहाँ पर जो पशुपति की सील है, पशुपति की सील वो भी मोहनजोदारो में देखने को मिल रही है। एक ग्रेनरी है, ग्रेनरी जहाँ पर आपका गेहूं वगैरह अनाज वगैरह जहाँ पर स्टोर होता है, ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हड़प्पा की बात करी हमने। हड़प्पा में सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है हड़प्पा में, कि इट इज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसको किसने डिस्कवर किया था या एक्सकेवेट किया था? दयाराम साहनी ने। यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? स्टोन डांसिंग नटराज। ठीक है, नटराज की मूर्ति देखने को मिल रही है। फिर हम मोहेंजोदारो में आ गए। मोहेंजोदारो को एक्सकेवेट किसने किया है? आरडी बैनर्जी ने। तो हड़प्पा के बाद फिर आपका मोहेंजोदारो एक्सकेवेट हो रही है। मोहेंजोदारो में ही हमें ग्रेट बाथ देखने को मिल रहा है, द ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ आपको पशुपति का सील देखने को मिल रहा है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपका किस में ऐड हो जाएंगी? क्या है ये? मोहेंजोदारो में। ठीक है, तो मोहेंजोदारो में ये तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर इसको भी कर लिया ना आपने, सिर्फ इस पार्ट को, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन मान के चलो आपका कवर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा और बना भी है। नेक्स्ट इज चान्हू दारो। ये भी आपका पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, इंडस के किनारे। इसको डिस्कवर किया था एनजी मजूमदार ने। इसकी खास बात क्या है? इट इज द ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडेल। इट इज द ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडेल। यहां पर आपका कोई भी वो नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं, सिटाडेल टाइप का फीचर चान्हू दारो में देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इज लोथल। लोथल, लोथल के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कभी मत भूलिएगा। लोथल कहां पर है? गुजरात में। दूसरा, इट इज अ डॉकयार्ड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, कौन सी साइट में डॉकयार्ड देखने को मिलेगा? तो वो कौन होगा? आपका लोथल होगा। डायरेक्ट सवाल बनता है लोथल पे, तो यही। ठीक है। अच्छा, इतनी इंडस वैली साइट्स में एक साइट को आपका यूनेस्को में भी इंक्लूड करा गया है, तो एक बार देख के आइएगा वो कौन सी साइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, इनमें जितनी साइट लिखी है इनमें से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन को साइट को रिसेंट में यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये देख के आना कौन सी है वो। ठीक है, तो लोथल में दो बातें ध्यान रखना, गुजरात में है और यहाँ पर डॉकयार्ड देखने को मिल रहा है, यहीं से आपका ट्रेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कालीबंगन। कालीबंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स, ये राजस्थान में ये साइट है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। इसमें एक तो जैसे आपका प्लॉड फील्ड देखने को मिल रही है। प्लॉड फील्ड क्या होता है? मतलब जैसे आपका जब भी खेती करते हैं, फसल लगानी होती है, तो प्लोइंग होती है उस जमीन की, मतलब उसको
प्लेन करते हैं, है ना, उसको आपने देखा होगा प्लोइंग जो मशीन होती है बुलक्स वगैरह लगा के, तो वो एक प्रॉपर प्लोड फील्ड यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरा फायर अल्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ये फायर अल्टर्स क्या होते हैं? जैसे हिंदू रिलीजन में आपने देखा होगा हवन होता है, तो एक स्पेस होता है उसमें आग जल रही होती है, देखा है, तो उसी को फायर अल्टर बोलते हैं। तो फायर अल्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैमल की बोन्स देखने को मिल रही हैं, यानी यहाँ पर कैमल्स थे, होंगे भी, राजस्थान में है ना ये साइट आपका कालीबंगन, ठीक है। उसके बाद दो तरह के ब्यूरियल्स हैं, एक सर्कुलर ग्रेव देखने को मिल रही हैं, रेक्टेंगुलर ग्रेव देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सर्कुलर ग्रेव्स देखने को मिल रही हैं, रेक्टेंगुलर ग्रेव देखने को मिल रही हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये अभी भी डायनेमिक बना हुआ है, इस पे अभी भी काम चल रहा है, लगातार साइट्स यहाँ पर अभी भी एक्सप्लोर हो रही हैं। जैसे अभी तक हम लोग जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पढ़ेंगे ना या फीचर्स पढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको वॉरियर्स नहीं मिलेंगे, लड़ाई वगैरह का फीचर नहीं मिलेगा, वेपन्स नहीं मिल रहे हैं अभी तक यहाँ पर। लेकिन अभी और भी एक्सकेवेशन हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स का। अभी जैसे लेटेस्ट में यूपी में बागपत नाम की जगह है, वहां पर एक सिन्हाली साइट है, उसका एक्सकेवेशन चला, तो वहां पर कुछ आपका ब्यूरियल्स मिले हैं, उनमें क्या है आपका वेपन्स भी मिले हैं उनके पास, कुछ पैर में कड़े वगैरह मिले हैं जो उस टाइम का सिंबल था कि वॉरियर पैर में कड़ा पहना करते थे, ठीक है। तो उससे एक आइडिया लग रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सोल्जर्स या वॉरियर्स हुआ करते थे। बाकी अभी तक का जितना डिटेल्स है उसके हिसाब से तो सिंपल ट्रेड पे इनका फोकस ज्यादा है, किसी तरह का वॉरियर या लड़ाई वगैरह देखने को अभी तक नहीं मिली है इनकी। नेक्स्ट इज धोलावीरा, ठीक है, ये भी गुजरात में है, ठीक है। धोलावीरा इज फेमस फॉर इट्स यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, फेमस फॉर इट्स यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, या चलो बता देता हूँ, यही यूनेस्को की साइट है, ठीक है। आप लोग बिजी हो जाएंगे फिर देखेंगे नहीं, तो अभी बता देता हूँ, अभी जोश जोश में पढ़ लोगे, फिर कल कहोगे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ठीक है। तो धोलावीरा यूनेस्को हेरिटेज साइट बन चुकी है। ये भी गुजरात में है, इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, एक्सकेवेटर्स जो हैं मेनली हड़प्पा और मोहनजोदारो के ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे सुरकोददा है, सुरकोददा में भी सर आपका एविडेंस ऑफ हॉर्स मिला है, ये भी डिबेटेबल है कि ये हॉर्स का ही है कि नहीं है, ठीक है। तो कहने को तो हम कह रहे हैं यहाँ पे एविडेंस ऑफ हॉर्स, बट ये डिबेटेबल है। एक है बनावली, बनावली में क्या है आपका, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लैग्ड सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम बनावली में नहीं है, बनावली इज इन हरियाणा, ये इतना फिर इम्पोर्टेंट नहीं बचेगा। इम्पोर्टेंट में हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी क्यों? इट इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, ये भी रिसेंट में डिस्कवर हुई है, ठीक है, 3-4 साल पहले ही इसको ढूंढा गया है। तो अभी तक की मिलने वाली जितनी भी साइट्स हैं, आउट ऑफ ऑल द साइट्स इट इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, ठीक है। तो हर एक साइट का अगर आप देखेंगे कुछ की फीचर है, तो बस उसी की फीचर को पकड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट को अगर आप याद करने बैठेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना, उतना टाइम नहीं है अपने पास। तो मेन मेन की पॉइंट्स को पकड़ के चलिए, मेक श्योर करिए वो आपके माइंड में रहने चाहिए, कि अगर मैं पूछा लोथल तो तुरंत आना चाहिए लोथल इज फेमस फॉर डॉकयार्ड, ठीक है। अगर हड़प्पा तो ये पहली साइट थी, है ना। मोहनजोदारो ग्रीनरी द ग्रेट बाथ, इसके लिए मोहनजोदारो फेमस है ना।
धोलावीरा से तो अब सवाल बनाएगा तो जहां तक कि यूनेस्को हेरिटेज साइट का ही बनाएगा। ठीक है यहां तक? चलिए चलो देख लेते हैं कितना याद हो रहा है। यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी है? धोलावीरा, बढ़िया। अच्छा ठीक है। और नटराज की मूर्ति कहाँ मिल रही है? हाँ जी, हड़प्पा। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड, हड़प्पा। मोहनजोदारो वाज एक्सकेवेटेड बाय, हाँ, आर डी बैनर्जी। ओके। और डॉकयार्ड, लोथल, हाँ। ब्लैक बेंगल्स कौन सी साइट को कह रहे हैं? कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है। अच्छा, लोथल एंड धोलावीरा कहां पर है? गुजरात। बनावली कहां पर है? हरियाणा। विच साइट लैग्ड सिटाडेल, सिटाडेल कहां नहीं है? चान्हूदारो में नहीं है, ठीक है। और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यूनिक कहां का है? धोलावीरा का है, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम कहां लैक हो रहा है? बनावली में, बढ़िया, ठीक है। तो बस यही पॉइंट्स हैं सर, इन्हीं को बार बार एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं पे आपका क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये बात हो गई सर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हमें बहुत बाद में जाके सर पता चलता है कि जो आपका लोग हैं वो कौन सी नदी के किनारे रह रहे हैं? इंडस नदी के किनारे आपका रह रहे हैं, ठीक है। आपका जो लोग हैं वो कौन सी नदी के किनारे रह रहे हैं? इंडस नदी के किनारे आपका रह रहे हैं। फिर धीरे धीरे वी गॉट टू नो कि लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? गंगा नदी के किनारे शिफ्ट हो जाएंगे। वहां से फिर आपका वैदिक एज स्टार्ट होगा। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ? मल्टीपल रीजंस बताए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई सूखा आ गया था, इसीलिए आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। कुछ कहते हैं फ्लड आ गया था, इस वजह से खत्म हो गई। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर आर्यन का इन्वीजन स्टार्ट हो गया था। अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे, द इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यंस इंडिया में एंटर कर रहे हैं। तो आर्यंस के आने की वजह से धीरे धीरे ये लोग यहाँ से किधर शिफ्ट हो जाएंगे? आपका गंगा साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मल्टीपल रीजंस बोले जाते हैं, ये सारे आपका डिबेटेबल है। तो जो ऐसे डिबेटेबल चीजें होती हैं उस पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। तो नहीं सोचना है एग्जामिनर पूछेगा तो क्या लिखना है, वो नहीं पूछेगा। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है आर्यंस, आर्यंस भी डिबेट में चल रहे हैं इस टाइम। क्योंकि अभी तक हम क्या मान रहे थे, जो आर्यंस हैं आपका वो कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं, ठीक है। यूरोप की एक रेस है। जो हिटलर था वो भी आर्यंस को सुप्रीम मानता था, ठीक है। क्यों सुप्रीम मानता था? क्योंकि वो यूरोप की एक प्रीमियम रेस हुआ करती थी। तो हिटलर ने जितने भी अटैक्स किए आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन के अगेंस्ट किए, ठीक है। जूइश लोगों को उसने इसीलिए मारा क्योंकि उसका मानना क्या था कि ये आर्यंस नहीं है, तो जो भी नॉन आर्यन था उसको वो मारता था, ठीक है। तो वो उसका अपना अलग रेसिज्म था। तो अभी तक हम जो मान के चल रहे थे कि भाई आर्यंस इंडिया में एंटर करेंगे, यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स होगी उनसे उनकी लड़ाई होगी, फिर उसके बाद वो यहाँ पर अपना एक सिस्टम सेटल करेंगे। फिर हम उनको कहने लगेंगे इंडो आर्यंस। यहाँ पर फिर वेद लिखेंगे, तो वैदिक एज स्टार्ट होगा, उसके हिसाब से रूल स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे राजा महाराजा वाला सिस्टम जो हम हिस्ट्री में जनरली समझते हैं वो आगे आपका बनेगा। बट अभी कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस कभी बाहर से आए ही नहीं थे, वो यहीं के थे, ठीक है।
तो ये भी अभी एक डिबेट में चल रहा है। हालांकि अभी जितना हमारे पास डिटेल है उसी के हिसाब से हम चलेंगे, जब बदल जाएगी हिस्ट्री तब उसके हिसाब से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी तो सर वही है, आर्यंस का माना जाता है कि सर ये जो सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा है यहाँ से आर्यंस इंडिया में एंटर कर रहे हैं। तो इन्हीं के नाम से सर आर्यंस में ही एक ट्राइब मानी जाती है, भरत ट्राइब। तो उसी ट्राइब के नाम पे हमारी कंट्री का नाम पड़ेगा भारत। प्लस ये जो पूरा रीजन था मेनली नॉर्थ वाला, इसका ये लोग नाम क्या रख देंगे, आर्यवर्त। पहले ये नाम भी चलता था, आर्यवर्त। ठीक है। द सिटीज ऑफ द हरप्पन कल्चर डिक्लाइंड बाय 1500 बीसी। यानी अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं सर, आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी के बीच रहे। ठीक है, तो यहां तक आते आते वो क्या कर गए सर, आपका डिक्लाइन कर गए, खत्म हो गया। ठीक है, अब वो डिक्लाइन कर गए, चलो सर ठीक है डिक्लाइन कर गए। Around this period, the speakers of Indo-Aryan language, Sanskrit entered the northwest India from the Indo-Iranian region. Initially, they would have come in small numbers. ठीक है, जब आर्यंस इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो वो अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लेके आ रहे हैं, संस्कृत लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो संस्कृत भी एंटर कर रही है इंडो ईरानियन रीजन से। तो ये आपका जो पार्ट है इसमें धीरे धीरे आपका आर्यंस सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार आर्यंस आ गए, ठीक है, फिर यहाँ से आपका वैदिक एज स्टार्ट होगा। वैदिक एज हम आगे बात करेंगे। बाय द 6th century BC they occupied the whole of North India which was referred to as Aryavarth। पूरा नॉर्थ ऑफ इंडिया 500-600 BC में उनके कंट्रोल में होगा। तो ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया है इसका क्या नाम पड़ जाएगा, आर्यवर्त। इनके टाइम पे एक बहुत फेमस लड़ाई भी हुई थी, दस राजन युद्ध जिसे कहते हैं, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो भारत जो ट्राइब थी उसने लीड किया था। ठीक है, और उसके बाद 10 ट्राइब और थी जो इनके साथ आपका मिलके चल रही थी। ठीक है, दसराजन युद्ध वाज fought between the tribe Bharas led by the king Sudas and the confederacy of, मतलब भारत जो ट्राइब थी वो काफी सुप्रीम ट्राइब थी। इतनी सुप्रीम थी कि बाकी की जो 10 ट्राइब्स हैं वो मिलकर इसकी अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। ठीक है, भारत ट्राइब के अगेंस्ट बाकी की ये जो 10 ट्राइब्स हैं मिलके लड़ाई करेंगे। इसमें जो 5 आर्यन ट्राइब्स भी थी, 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स भी थी। ठीक है, तो ये जो पूरा युद्ध था इसको क्या कहते हैं, 10 राजन युद्ध। और भरत ट्राइब इतना पावरफुल थी कि ये 10 ट्राइब मिलके भी उसको नहीं हरा पाएंगे। अल्टीमेटली कौन जीतेगा, भरत ट्राइब आपका जीतेगी। ठीक है, तो ये एक 10 राजन युद्ध भी बड़ा फेमस रहा है वैदिक एज के टाइम का। तो जिसमें क्या हो रहा है, एक साइड भरत ट्राइब है, बाकी साइड आपका 10 अदर ट्राइब्स हैं, ये सब मिलके फाइट करेंगे। ठीक है, चलो वो सब तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यहां से आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है, द वैदिक एज। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें, हम कहां तक पहुंच चुके हैं हिस्ट्री में। हमने जैसे बात करी सर आपका स्टोन एज की, उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये दो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हो रही है, आर्यंस इंडिया में एंटर कर रहे हैं।
आर्यंस जब एंटर कर रहे हैं तो एक नया एज स्टार्ट हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, वैदिक एज। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वैदिक एज। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री में एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, क्रोनोलॉजी बहुत मैटर करेगी आपके लिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसको नहीं भूलना है कि पहले स्टोन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपका वैदिक एज। ये मैं बार बार इसीलिए लिखता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज छप जाए कि हाँ इसी सीक्वेंस में इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल इवेंट्स होंगे, मल्टीपल किंग्स आएंगे, है ना, मल्टीपल बैटल्स होंगे, फिर वहां क्या है, कंफ्यूजन होने लगता है, कब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए क्रोनोलॉजी शुरू से एक मेंटेन करते जाइएगा और एक सीक्वेंस कि चल क्या रहा है, कि भाई पहले पत्थरों से लोग जिया करते थे, स्टोन एज हो गई, धीरे धीरे सिविलाइजेशन बनी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस आ गए, आर्यंस ने नई एज स्टार्ट कर दी, वैदिक एज। ठीक है, अब वैदिक एज के बाद भी क्या चेंजेस आएंगे वो भी वन बाय वन हम पढ़ते रहेंगे। तो ये क्रोनोलॉजी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे सर हम बात करें आपका, जब आर्यंस आपका आ गए, सेटल हो गए, तो अब जो एज स्टार्ट हो रही है वो है वैदिक एज। अब ये जो वैदिक एज सर ओवरऑल चलेगी ना, तो ये 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक रहेगी। ठीक है, ये जो वैदिक एज है आपका, ये कब से कब तक है, 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक है। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 1500 से लेकर 1000 बीसी तक ऋग्वेदिक पीरियड कह देते हैं, और 1000 से 500 बीसी तक लेटर वैदिक पीरियड कह देते हैं। तो ये जो पूरा वैदिक एज है इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1500 से 1000 ऋग्वेदिक एज या अर्ली वैदिक एज, और जो 1000 से 500 है उसे हम कहेंगे लेटर वैदिक एज। अब यहाँ पर हमें क्या जानना है कि ऋग वैदिक एज में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, और लेटर वैदिक एज के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन आर्यंस के माइग्रेशन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर, वो आके सेटल हो गए। ये जो पूरा रीजन जहां पे आर्यंस आके सेटल हो रहे हैं, ठीक है, शुरू में जो आर्यंस आपके इंडस के किनारे ही सेटल हो रहे हैं इसको कहते हैं सप्त सिंधवा। सप्त सिंधवा बोले तो द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब वो 7 रिवर्स कौन कौन सी हैं सर, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और आपका सरस्वती। ठीक है, इंडस हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 रिवर्स हो गई, प्लस आपका एक रिवर कौन सी है, सरस्वती। तो वेद जो है हमारे उसमें सरस्वती के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन एट प्रेजेंट सरस्वती रिवर शायद गायब हो गई है या एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हमें सरस्वती रिवर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे इलाहाबाद में आपने सुना होगा संगम है, प्रयागराज सुना है, वहां पे कौन कौन सी दो नदियां मिलती हैं, गंगा मिलती है और यमुना मिलती है, 2 रिवर्स मिलती है। ऐसा माना जाता है वहां 3 रिवर्स मिलती हैं, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ठीक है, अभी सरस्वती का एग्जिस्टेंस लेकिन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्टम कैसे चला करते थे, उस टाइम पर क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती थी। तो उस टाइम जो सबसे बेसिक यूनिट थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या थी, कुल, या कह दो फैमिली। एक फैमिली का हेड होगा, फैमिली को क्या कहते हैं, कुल, और उस कुल का जो हेड होगा उसको क्या कहेंगे, कुलपति। ठीक है, कुलपति। फिर जब फैमिलीज ज्वाइन हो जाएंगी तो वो क्या बनाएंगी, एक विलेज बनाएंगी जिसको क्या कहेंगे,
ग्राम। फैमिलीज ज्वाइन होने के बाद बनाएंगी ग्राम, और उसके जो हेड हैं उसको हम क्या कहेंगे, ग्रामिनी। और फिर मल्टीपल विलेजेस मिलके क्या बना देंगे आपका, विशु। और विशु का जो हेड होगा उसे क्या कहेंगे, विश्वपति। तो इस तरह से एक फैमिली से बन रहा है विलेज, विलेज से बन रहे हैं विशु, ठीक है। और ओवरऑल पूरा एक रीजन, उसको क्या कहते थे, जना, या फिर एक ट्राइब। फिर पूरा एक रीजन, सारे विशु वगैरह को भी आप मिला दो तो वो सब क्या मिलके बनेगा, एक जना बनेगा। और यही जना आगे चल के क्या बन जाएगा, जनपद, ठीक है। यही जना, जना मतलब लोगों से होता है, जन लोग, है ना। जना से ही आपका क्या बन जाएगा, जनपद। और पूरे जनपद का जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा, राजन या फिर किंग, ठीक है। पूरे जो आपका जन का या जनपद का हेड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका राजन। अब यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि जो राजन है वो इलेक्शन से बन रहा है। तो राजन जो होगा वो कैसा होगा, हेरिडिटरी होगा। वही जैसे पहले होते थे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब जो राजन है या कह लो जो किंग है, उसको असिस्ट करने के लिए दो लोग रहेंगे, एक तो पुरोहित रहेगा, एक सेनानी रहेगा। पुरोहित कौन है, प्रीस्ट, ठीक है, जो रिलीजियस मैटर्स में राजा को गाइड करेगा कि किस तरह से रिलीजन के अकॉर्डिंग चलना है। और सेनानी कौन होगा, मिलिट्री कमांडर होगा, जो उसकी पूरी आर्मी को गाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिस्टम था। सिस्टम समझ में आ रहा है। कुल, कुल से क्या बना, ग्राम, ग्राम से बना विसु, विसु से बना जना, ठीक है। और ये पूरी जना का हेड राजन, और राजन को असिस्ट कौन करेगा, पुरोहित एंड सेनानी, ठीक है, पुरोहित एंड सेनानी, ठीक है। इस टाइम पे दो इंपॉर्टेंट बॉडीज भी हुआ करती थी, सभा एंड समिति। सभा क्या थी, बूढ़े लोगों का एक काउंसिल था, एल्डर्स का। और एक समिति क्या थी, एक जनरल असेंबली थी, जहां पे सारे लोग डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यानी जो हम ये ऋग्वेदिक एज देख रहे हैं, यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर राजा बहुत पावरफुल नहीं है। राजा के पास पूरा सिस्टम है, फौज है, प्रीस्ट है, सब है, लेकिन अभी राजा बहुत पावरफुल नहीं है। प्रीस्ट बहुत मैटर कर रहा है, जैसा प्रीस्ट बोलेगा राजा को करना है। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। जैसे ये सभा है, जो उस गांव के बूढ़े होंगे, एल्डर्स होंगे, वो बोल सकते हैं। समिति एक जनरल सी असेंबली है, जहां सब आके अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी कैसी सोसाइटी है कि इंक्लूसिव सोसाइटी है, भले ही राजा है बट लोगों के पास बोलने का अधिकार है, लोग अपनी राय रख सकते हैं। प्लस अभी विमेन के पास भी पावर है, पावर इन द सेंस उनको भी बोलने का अधिकार है, उनकी भी एडवाइस ली जा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे ये खत्म हो जाएगा, फिर तो राजा ही राजा है, फिर कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ये सभा समिति, इनका भी कोई खास रोल नहीं रहेगा। तो ये आपका एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, किसके टाइम पीरियड पे, हाँ हाँ, ऋग्वेदिक के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो इसी को फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, ऑनलाइन वालों कोई डाउट है बताइए। हाँ जी, हाँ, जना मतलब जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वहां की, उसको जना कह रहे हैं, और वो जो रीजन बनेगा वो जनपद बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर पूछ लीजिए, नहीं तो अगली क्लास में फिर मैं पूछूंगा, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।